एवरीवन, वेलकम टू एडअक्कल। आज हम आपके सामने एक आईआईटी जैम के टॉपर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया रैंक 40 हासिल की है इन आईआईटी जैम विद बायोटेक्नोलॉजी। सो हाय ध्रुव, हाउ आर यू? Yes, I am fine. First of all, I would like to thanks to Edankel team that for giving me this opportunity to express my word in front of all of the students of all over the India. Thank you. Great. We also congratulate you for securing Thank such you. a brilliant rank. And yes, definitely hard work always pays off. So it was really nice, and we feel really grateful that you are here with us. So okay, ध्रुव, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उस टाइम पे लाइक व्हाट वाज योर पोजीशन, कि आपको डर था उस टाइम पे? मतलब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए थोड़ा सा। हाँ, जो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे जैम के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था। तो आईआईटी जैम क्या होता था ये भी मुझे नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसके बारे में जान लिया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर खरीदे। तो उसके बाद मैंने देखा तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये एमएसक्यू क्या है, नेट क्या है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मॉक टेस्ट खरीदा जाए पहले, क्योंकि मुझे बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो उससे मेरा डर भी कट जाएगा और मेरा प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो मैंने एडंकल का नाम बहुत सुना था। तो उसके बाद मैंने एडंकल से अपना मॉक टेस्ट किया, खरीदा। तो उससे सॉल्व करते करते मेरा प्रैक्टिस भी हो गया और मुझे क्या एमएसक्यू क्या है, नेट क्या है, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी के बारे में पता चल गया। That was very helpful to me. Okay, great. So mock test आपने एडंकल के आपने यूज किए हैं। mock test was really helpful and which is a good thing. और apart from this, how did you prepare your theory part? Theory part को आपने कैसे प्रिपेयर किया? थ्योरी पार्ट को मैं जूलॉजी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा बायोलॉजी तो मेजर रहा होगा और मेरा जीई में केमिस्ट्री था फर्स्ट ईयर में। तो बायोलॉजी तो कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन चल रहा था और मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी बुक्स फॉलो किए थे। तो एनसीईआरटी से वो बहुत ही कॉम्पैक्ट बुक होता था, तो उससे मुझे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके आ गए और पढ़ने के भी तरीके आ गए। तो इसके मदद से मैंने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया और मैथमेटिक्स के लिए भी मैंने एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल फॉलो किया था। मुझे मैथमेटिक्स से थोड़ा डर लगता था, इसलिए मैं ज्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करता था। Okay, so can you please explain कि आईआईटी जैम में फिजिक्स केमिस्ट्री से कितने न्यूमेरिकल्स इजी लगे आपको और कितने न्यूमेरिकल्स या कौन सा टॉपिक आपको ऐसा लगा कि ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? हाँ, तो मेरे को जब जो मैथमेटिक्स से ज्यादा डर लगता था तो वहीं पे मैंने सबसे ज्यादा स्कोर किया। मेरे सारे के सारे सही हो गए थे। मैथमेटिक्स बहुत इजी था। तो मैथमेटिक्स के से प्रोबेबिलिटी, एपीजीपी, ट्रिगोनोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर से आया और वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आया वो बिल्कुल मॉक टेस्ट के पेपर से पूरा का पूरा कॉमन था। तो वो एक एडवांटेज था मेरे लिए। और जो बायोलॉजी था, बायोलॉजी के तो इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड स्पेशली मैं 2-3 टॉपिक बोलना चाहता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं आए थे। वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिससे 2 क्वेश्चंस आए थे, वो नहीं आता था प्रीवियस ईयर में। तो उसे मैंने डिफिकल्टी फेस किया वहाँ पे। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी से जो क्वेश्चंस आए थे उसमें मैंने डिफिकल्टी फील किया। मेरा प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन रॉन्ग था, मैं वहाँ पर नेगेटिव खा गया। लेकिन मेरा बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पार्ट स्ट्रॉन्ग था, तो वहाँ पे मैंने फुल स्कोर किया। तो उससे मुझे एमसीक्यूज में थोड़ा बहुत मार्क्स आ गया था और एमएसक्यूज में भी बोटानी से बहुत सारा क्वेश्चंस था, तो जो मुझे डिफिकल्ट लगा। तो बोटानी थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया था लेकिन इस साल में आया। तो अगले बार क्या होगा कोई पता नहीं। तो बोटानी, इकोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी पढ़ लेना चाहिए। और बारी आते हैं केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री was the major in this paper, 2022 paper, and one questions from spectroscopy.
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे एक ही प्रॉब्लम आया था, जो कि एमसीक्यूज में था, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से था। वो मैं नहीं कर पाया, लेकिन बाद में जो नेट में था वो मैं सॉल्व कर पाया था। ऑर्गेनिक से ही आया था और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया था। और फिजिक्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था, ज्यादातर टफ नहीं था। तो अगर फॉर्मूला सही से याद कर लिया जाए तो हो जाएगा। तो मैंने भी वही किया। तो फिजिक्स में मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ। तो ज्यादा तकलीफ मुझे हुआ था वही तो इकोलॉजी, बॉटनी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। ओके, सो इट इज लाइक दिस के लास्ट ईयर तक जरूरी नहीं है कि लास्ट ईयर तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ और जिन टॉपिक पे क्वेश्चंस ना आया हो वो आए ही ना, ऐसा नहीं है। अगर लास्ट ईयर तक बॉटनी के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आए हैं तो दैट मीन्स कि वो नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट को प्रिपेयर रहना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, राइट? हाँ, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से तो क्वेश्चन ही नहीं आता था, लेकिन इस साल आ गया। लेकिन इस और साल दो, आ गया। एक नहीं दो। हाँ। ओके, ऑलराइट। सो ध्रुव, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट के बारे में। तो एमसीक्यू तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक टिक करना है। लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल सिलेक्टिव, तो बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में जो कि थ्योरेटिकल है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मल्टीपल सिलेक्टिव आंसर को कैसे चूज करें। तो उसके बारे में आप कोई स्ट्रेटेजी शेयर कर सकते हैं? तो एक्चुअल जब मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन अगर बायोलॉजी से आ जाए तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो जाता है। अगर कोई एक इंफॉर्मेशन आप भूल जाए तो आप वो नहीं कर सकते। तो ज्यादा से ज्यादा इससे याद करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लॉजिक नहीं लगा सकते, आपको याद करना पड़ेगा सारे थिंग्स। तो यही स्ट्रेटेजी है, याद कर लीजिए। ओके, जितना एंड हो व्हाट सके। अबाउट ग्रेट एंड व्हाट अबाउट एनईटीज? And NATs was fully based on your theory, from theoretical problems based on mathematical problem like biology से तो genetics का problem आता है, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का problem आता है, माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम आता है जैसे कि बैक्टीरियल ग्रोथ, इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो आप उससे अगर प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 बार तो आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें ज्यादातर परेशानी नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, वहाँ पर फॉर्मूला को याद कीजिए तो हो जाएगा। और केमिस्ट्री के लिए तो ऑर्गेनिक पोर्शन से था, और फिजिकल केमिस्ट्री के भी जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादातर आते हैं, और फिजिक्स के तो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। राइट, ग्रेट। ठीक है ध्रुव, एक्चुअली क्या होता है कभी कभी जैसे हम लोग पढ़ने बैठते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते टाइम हमें दूसरी चीजों के ख्याल आते हैं, है ना, कि अरे यार मेरा ये वाला काम रह गया, मुझे ये भी करना था, है ना, या फिर मेरे को ये चीज लेके आनी थी, अरे मेरी स्टेशनरी रह गई, मुझे पेन लाना था, या फिर ठीक है कुछ भी XYZ कुछ भी हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो वहां पे अपने माइंड को कैसे हम लोग फोकस करें? आपने कैसे अपना माइंड पूरा फोकस किया कि नहीं अभी मेरा टाइम पढ़ाई का है तो मैं बस पढ़ूंगा, बाकी की चीजें बाद में? ये पूरा फोकस करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। हम लोग ह्यूमंस है तो हमारा पूरा फोकस, हाँ कोई कोई कर सकता है, लेकिन मेरा पूरा फोकस नहीं था। लेकिन मैं ज्यादातर जब पढ़ाई करता था तो मैं वो ख्याल नहीं लाता था। तो मैं सोचता था कि पहले पढ़ाई कर लूँ फिर कोई जाऊंगा, ग्रेट, ऐसे ही। ग्रेट। तो यानी कि आपने जो अपना टाइम शेड्यूल किया था हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि स्टडीज को कितना टाइम, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपने दिया है? सो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, तो जो सुबह का टाइम होता है वो मेमोराइजेबल करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस वक्त में बायोलॉजी पढ़ता था। तो सुबह से लेकर मतलब मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, ज्यादातर सुबह नहीं उठ पाता। तो 8:30 से 9 बजे तक, 9 बजे से मैं 12 साढ़े 12 तक बायोलॉजी पढ़ता था। तो हमारा टाइम में कोविड का लॉकडाउन चल रहा था तो कॉलेज ज्यादातर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं सुबह तक बायोलॉजी पढ़ता था, उसके बाद शाम को मैं या फिजिक्स या केमिस्ट्री करता था। तो जिस दिन मैं फिजिक्स करता था पूरा फिजिक्स पढ़ता था, केमिस्ट्री करता था तो पूरा केमिस्ट्री पढ़ता था। और मैंने दो दो दिन से डिवाइड कर लिया था, मैं इस दिन फिजिक्स पढ़ूंगा, इस दिन केमिस्ट्री, और एक दिन मैथमेटिक्स के लिए मैंने रख दिया था। 1-2 दिन मैं मैथमेटिक्स करता था, और जो आखिरी दिन होता था वहाँ पर मैं पूरा रिविजन करता था।
और रात को टाइम में मैं जस्ट एमसीक्यू सॉल्व करता था, जैसे कि मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सब मैं सॉल्व करता था। रात में नींद आते थे इसलिए मैं ये सब सॉल्व करता रहता था। Great. तो अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखें तो एक सब्जेक्ट कितने दिन में या फिर कितने कितने वीक में जो है कंप्लीट हो जाता है? लेट्स सपोज कि अगर मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया या कोई स्टूडेंट है जिसने पहली बार आईआईटी जैम की तैयारी शुरू की है, तो उसको वन टाइम पढ़ने में कितने वीक लग जाते हैं एक सब्जेक्ट के लिए? हाँ, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करो तो वो 11-12 के बेसिस में होता है। तो 11-12 में अगर आपका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन रह गया हो तो ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप अगर चाहे तो पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री 1 महीने में ही खत्म कर सकते हैं। Okay. फिजिक्स के लिए तो जस्ट फॉर्मूला ठीक सही से याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूलास को याद रखने के लिए नोट डाउन कर लीजिए आप सारे। और तो आपको वो भी, अगर आप चाहे तो पूरा मैकेनिक्स 1 महीने में सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स है वो नहीं होते हैं, वो पूरा ऑनर्स लेवल का होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि तो वहाँ पर एक एक चैप्टर को खत्म करने में ही, जैसे कि अगर हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में हमारा 1 महीना तो लग ही जाएगा। जैसे कि वहाँ पे आप फिजिकल केमिस्ट्री को पूरा का पूरा 1 महीना में ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चैप्टर को ही सिर्फ खत्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो बायोलॉजी के लिए मैं कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, और ग्रेट, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा बहुत कम दे सकते हैं। ग्रेट, राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ता है स्टूडेंट, फिर जब वो नेक्स्ट चैप्टर और इस तरीके से आगे वो फ्रिक्वेंटली बढ़ता है तो उसको लगता है कि अरे मैं तो सब भूल गया, तो उस चीज को आपने कैसे टैकल किया? हाँ, तो ये जब पढ़ना शुरू करते हैं तो मैं क्या काम करता था, मैं एक पेंसिल लेकर बैठ जाता था। तो पेंसिल से मैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट करके करते करते जाता। तो जब भी मुझे लगता था मैं भूल जाता हूँ तो मैं जस्ट जस्ट रिवाइज इट डाउन, जस्ट बुक को खोलता था, उस चैप्टर को खोलता था, और वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे मैं मेमोराइज कर लेता था। तो मेरे को पूरा सिलेबस ही याद हो, मेरे को पूरा चैप्टर ही याद हो जाता था। मैं यही करता था, ग्रेट, क्योंकि हाँ, ग्रेट, ये तो हो सकता है। सुपर, सुपर। ओके। सो कभी कभी क्या होता है कि जैसे एग्जाम की डेट्स आ रही हैं, है ना, एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है, तो उसमें कभी कोई न्यू चेंजेस आ गए हैं कोई भी, है ना, एग्जाम के पैटर्न में, तो उस चीज को फिर कैसे हम्म। टैकल करते हैं हम कि हाँ, हमारे एक एक एग्जाम माइंड पैटर्न में? में चेंज हो। हाँ, राइट, राइट, प्लीज हाँ गो हाँ, अहेड। बोलिए बोलिए, अब बोलिए। यही कि उस टाइम पे क्या क्या माइंड में रहता है कि अरे नहीं, मुझे पहले मैं एडमिट कार्ड चेक कर लूँ या फिर पहले मैं फॉर्म भर लूँ, ये वाले चेंजेस आ गए हैं तो इसको किस तरीके से मैं पूछूं, किससे पूछूं, तो उस चीज के लिए हु इज द हेल्पिंग हैंड, और कैसे आपने मतलब इस चीज को टैकल किया? हाँ, तो हमारे टाइम में सिलेबस चेंज हो गया था, तो बहुत सारे नए टॉपिक्स ऐड हो गए थे, जैसे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो बायोफिजिक्स के बहुत सारे पार्ट, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री के 10+2+3 के बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड हो गए थे। तो हम लोग थोड़ा बहुत परेशान हो गए थे कि क्या करना चाहिए। तो हम लोग अपने साइड से सजेशंस ले कि हमको क्या करना चाहिए, तो बोला कि धीरे धीरे सब कुछ करते रहो तो हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। वो 6 महीना का वक्त था हमारे पास। और जब फॉर्म फिलअप करने के लिए जा रहा था तब तो फोटोग्राफ के बैकग्राउंड को बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए था, मैंने डाल दिया था ब्लू बैकग्राउंड। तो वहाँ पे मेरा रिजेक्शन आ गया था, तो मैं डर गया था मेरा क्या होगा। तो जब उसे अपलोड करने का वक्त आया तो मैंने दोबारा अपलोड किया, तब वो जाके सही हुआ। तो वहाँ पर मेरे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। फिर एडमिट कार्ड के बारी आई, कुछ मेरे दोस्तों को दूर का सेंटर मिल गए थे, सुबह उठकर जाना में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन लकीली मुझे नहीं मिला था। मुझे घर के पास वाले सेंटर मिल गए थे। तो ऐसे ही ये थोड़ा ग्रेट, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस। ग्रेट। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि मेरा अभी एग्जाम जस्ट आने वाला है और एग्जाम आने में सिर्फ 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाकी है, तो वो जो लास्ट मंथ की जो फाइनल प्रिपरेशन होती है, या जो जिसको हम कहते हैं कि रिवीजन पूरा करना है सारे सब्जेक्ट्स का, तो वो जो 1 मंथ का जो प्रेशर होता है वो कैसा रहा? आपको डर लगा या फिर आप कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, मेरा तो अच्छा रैंक से मैं पास करूंगा एग्जाम?
नहीं, डर तो सभी को लगता है क्योंकि पूरा नया नया एग्जाम है, पहली बार आईआईटी एग्जाम दे रहे हैं, तो डर तो मुझे भी लगा। लेकिन मैंने लास्ट महीने में मैंने ज्यादातर प्रेशर नहीं लिया, मैंने जस्ट फॉर्मूला डिविजन्स किया और जो मैंने पेंसिल से हाईलाइट किए वो पोर्शंस पढ़ते गए। तो इस वजह से मेरे थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो गया। और हमारा एग्जाम्स भी था, एग्जाम के पहले आईआईटी एग्जाम्स के पहले सेमेस्टर का एग्जाम, तो उससे थोड़ा बहुत तकलीफ हुई। तो ऐसे ही। Okay. So, how Ed Uncle helped you with the journey that you have been from from starting the exam to the AIR rank? हाँ, तो एड अंकल ने मैंने बहुत हेल्प किया। तो मैंने जैसे कि बताया, मेरा कोई भी आइडिया नहीं था आईआईटी एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर जो मॉक टेस्ट मैंने खरीदा वैसे ही मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था पहले। तो मैंने धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और जब मैंने कंप्लीट किया तो मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आ गया था कि हाँ, मैं अब अच्छा रैंक कर सकता हूँ, अच्छा स्कोर्स ला सकता हूँ। तो उसके बाद जब क्वेश्चंस मैंने सारे क्वेश्चंस रिवीजन करके गए थे लास्ट महीने में। तो जब मैंने टेस्ट पर बैठा तो मुझे कॉमन क्वेश्चंस भी मिल गए थे। जैसे कि था, मैं बताता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म। वो वाला नेट का जो क्वेश्चन था, और एक नेट का क्वेश्चन था जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से था। और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर n 1 plus I divided by 1 minus I whole square equals to 1, what will be the answer of that n? तो वो भी वो भी कॉमन क्वेश्चंस था, तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया। और पैटर्न भी थोड़ा बहुत सिमिलर था। और हमारे एग्जाम्स के टाइम में पैटर्न पूरा चेंज हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो गया था, क्योंकि एमसीक्यूज में एक भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का क्वेश्चन नहीं था, पूरा का पूरा बायोलॉजी था, सिर्फ एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़कर। तो ऐसे, क्योंकि मेरा मॉक टेस्ट में बहुत सारा प्रिपरेशन था, तो मैं उसे टैकल कर पाया था। तो इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ Great, great. अंकल। So you have found that कि हमारा जो मटेरियल है वो जो एग्जाम का जो पैटर्न है उससे मैच करता है, and that will help that is helping our students a lot, and that has also helped you a lot to secure your good rank. So is there, yeah, thank you Dhruv. And is there anything that you want to share via Ed Uncle platform? कोई भी हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कुछ भी ऐसी स्ट्रेटेजी या फिर एक होता है कि एक टॉप पॉइंट जो स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करना चाहें? ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, पेपर सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा। Excellent. So thank you Dhruv for the meeting. So we'll see you soon, and all the best for your future endeavors, and do your best.